हेलो 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 स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। आज हम लोग लाइफ साइंस में चैप्टर जो था हमारा सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन, उसका हम लोग सेकेंड पार्ट यानी कि सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चों से पहले पहले ये रिक्वेस्ट है कि जाइए और सेल डिवीजन का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको अच्छे से देख लीजिए। वहां पे आपको बताया गया है कि इस चैप्टर में एक्चुअल में दो पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट में हम लोगों को डीएनए के बारे में पढ़ना है, आरएनए के बारे में पढ़ना है, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है, जीन के बारे में पढ़ना है, और फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में पहुंचेंगे जहां पे हम लोगों को सेल डिवीजन पढ़ना है यानी कि माइटोसिस और मियोसिस का कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे बात किया जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 1 में डीएनए के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे। आपको पॉलीमर, मोनोमर, ये सब कॉन्सेप्ट हम बताए थे। तो जो भी बच्चा डायरेक्ट लेक्चर नंबर 2 देख रहा है उसको समझ में नहीं आएगा या दिक्कत होगी, इस वजह से जाइए पहले लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कीजिए और फिर हम लोग आज यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो याद कीजिए बाबू, याद कीजिए, लास्ट क्लास में बात हुआ था डीएनए के बारे में, लास्ट क्लास में बात हुआ था आरएनए के बारे में। डीएनए का फुल फॉर्म देखते हैं तो पता चलता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म देखते हैं तो पता चलता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम लोगों ने बोला था कि सर डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में तो एक चीज कॉमन है, दोनों में तो एक चीज कॉमन है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो अगर हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे समझें, थोड़ा न्यूक्लिक एसिड के बारे जाने, तो डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर हमारे लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, और 10th में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फटाफट से ईयरफोन को लगाइए, अपना नोट्स कॉपी को लीजिए, पेन वगैरह को रेडी कीजिए। चलिए आज का पॉइंट को शुरू किया जाए। तो याद कीजिए बाबू, लास्ट क्लास में जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रहे थे तो हम आपको बताए थे कि न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में एक पॉलीमर है। अब जो बच्चा को पॉलीमर नहीं समझ में आ रहा है बाबू, जाइए जल्दी से लास्ट लेक्चर देखिए ना, तब ना समझ में आएगा। आपको बोले थे न्यूक्लिक एसिड बाबू एक पॉलीमर है। चलो इतना बता दें आपको कि पॉलीमर और कुछ भी नहीं बल्कि एक चेन को बोलते हैं। जैसे मोती का एक चेन ही मान लो, तो मोती का एक चेन ही मान लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग नेकलेस का, मोती के नेकलेस के एग्जांपल से पढ़े थे, चलो चेन ही मान लेते हैं ना। तो चेन हो, अगर एक मोती का जो चेन है वो चेन जो है पूरा वो पॉलीमर है। लास्ट क्लास जाकर के अच्छे से देख लीजिएगा। और उसका जो एक एक मोती है, इस चेन का जो एक एक मोती है जिसको हम लोग यूनिट बोल सकते हैं, इस चेन का जो यूनिट बोल सकते हैं उस यूनिट को कहा जाता है मोनोमर। लास्ट क्लास में ही ये पॉलीमर मोनोमर कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो पॉलीमर और मोनोमर के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आपको बोला गया कि न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, तो अगर कोई पॉलीमर है तो उसका कोई ना कोई यूनिट होगा, कोई ना कोई मोनोमर होगा जिससे वो मिल करके बना होगा। अगर मोती का चेन एक पॉलीमर है तो उसका यूनिट का नाम मोती है, एक एक मोती उसका मोनोमर है। तो अगर न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है तो इसका मोनोमर का नाम क्या बताए थे, याद कीजिए। न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर था उसका नाम बताए थे न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम बताए थे बाबू, न्यूक्लियोटाइड। यानी हम लोग कई सारे न्यूक्लियोटाइड को जब आपस में जोड़ेंगे तब उससे बनेगा एक चेन, और उसी चेन को बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। चलो मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, एंड ऐसा बहुत सारा, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये सब का सब न्यूक्लियोटाइड है। जब इतने सारे न्यूक्लियोटाइड को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो इससे जो चेन बनेगा, इस चेन को ही क्या बोलेंगे, इस चेन को ही बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। यानी यही चेन डीएनए भी कहलाएगा, यही चेन आरएनए भी। तो आपको ये भी बताएंगे कि कब ये चेन डीएनए कहलाएगा और कब ये चेन आरएनए कहलाएगा, कब ये डीएनए के, कब इसका इससे फॉर्मेशन डीएनए का होगा और कैसे इससे फॉर्मेशन आरएनए का होगा, वो लेक्चर के आगे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि अगर आपको न्यूक्लिक एसिड बनाना है, चाहे डीएनए वाला हो यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बनाना हो, या आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाना हो, तब आपको जो चीज चाहिए, जो इकाई चाहिए, उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। तो अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग लगा रहे हैं बाबू,
जिस इकाई से हम लोग डीएनए या फिर आरएनए को बनाएंगे उस इकाई के बारे में पता भी तो होना चाहिए। उस इकाई का नाम है न्यूक्लियोटाइड। यहाँ तक क्लियर है बाबू? ध्यान से सुनिएगा, ये डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए चाहिए। एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए, अब हम लोग यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे इस पॉइंट को। एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड से बनेगा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड से बनेगा न्यूक्लिक एसिड, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए भी 3 चीज का जरूरत होता है। सवाल यहां से पूछा जाएगा बाबू, एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए भी 3 चीज का आवश्यकता है, 3 चीज का नीड है। क्या क्या सर? सबसे पहला हम लोग लिखेंगे पेंटोज शुगर। जो सबसे पहला सामग्री चाहिए, सबसे पहला जो चीज चाहिए हमको एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, वो क्या चाहिए बाबू? पेंटोज शुगर। दूसरा चीज हमको क्या चाहिए सर? दूसरा सामग्री हमको चाहिए, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। क्या चाहिए बाबू? फॉस्फोरिक एसिड। और तीसरा जो चीज आपको चाहिए बाबू, तीसरा जो चीज आपको चाहिए, इसका नाम है नाइट्रोजन बेस। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रोजन बेस। तब हम लोग ये देखें कि हम लोगों को अगर बनाना है एक न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, फिर ऐसा कई सारा न्यूक्लियोटाइड को बनाएंगे, तब हम लोग आपस में जोड़ेंगे और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हमको एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो 3 चीज चाहिए। क्या क्या चीज चाहिए बाबू? सबसे पहला चाहिए नंबर 1 में पेंटोज शुगर, नंबर 2 में फॉस्फोरिक एसिड, और नंबर 3 में नाइट्रोजन बेस। इस नाइट्रोजन बेस से बहुत सवाल आता है, नाइट्रोजन बेस से बहुत सवाल आता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े बाबू। अब हम लोग को एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। पेंटोज शुगर क्या है सर? फॉस्फोरिक एसिड के बारे में थोड़ा पढ़ लिए, थोड़ा नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़ लिए। तो आज हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको हम ट्रिपल स्टार लगाए हुए हैं, उसी से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग का नाइट्रोजन बेस। तो हम लोग देखेंगे कि डीएनए को बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए, और न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए क्या चाहिए बाबू? न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए चाहिए नाइट्रोजन बेस। तो हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन बेस का 2 टाइप है, इसको बहुत ध्यान से समझोगे। नाइट्रोजन बेस का 2 टाइप है। एक टाइप को बोलते हैं प्यूरीन। क्या बोलेंगे बाबू? एक टाइप को प्यूरीन, और दूसरे टाइप को बोलते हैं पाइरीमिडीन। क्या बोलेंगे बाबू? एक टाइप को क्या बोलेंगे? एक टाइप को प्यूरीन, और दूसरे टाइप को क्या बोलेंगे? पाइरीमिडीन। याद रखिएगा, प्यूरीन एंड पाइरीमिडीन टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस है। प्यूरीन एंड पाइरीमिडीन टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस है। टोटल प्यूरीन में 2 बेस का नाम याद रखना होगा। 2 नाइट्रोजन बेस ऐसा है जो प्यूरीन ग्रुप में आता है, प्यूरीन के टाइप में आता है, और 3 नाइट्रोजन बेस ऐसा है बाबू, 3 नाइट्रोजन बेस ऐसा है जो पाइरीमिडीन के टाइप में आता है। याद करेंगे तो टोटल नाइट्रोजन बेस कितना हो गया? टाइप नहीं पूछ रहे, टोटल नाइट्रोजन बेस कितना हो गया? 2 और 3 5। लेकिन ये 5 नाइट्रोजन बेस को 2 प्रकार में, 2 टाइप में, 2 किस्म में बांटा गया है। प्यूरीन में कौन कौन सा आएगा बाबू नाइट्रोजन बेस? तो प्यूरीन में जो नाइट्रोजन बेस आता है, पहले वाले का नाम है एडेनिन, और दूसरे वाले का नाम है गुआनिन। पहले वाले का नाम क्या है बाबू? एडेनिन, और दूसरे वाले का क्या नाम है? गुआनिन। पाइरीमिडीन में आते हैं बाबू। पाइरीमिडीन में पहला बेस का नाम याद रख लीजिए आप, साइटोसिन। दूसरे वाले बेस का नाम याद रख लीजिए थाइमीन, और तीसरे वाले बेस का नाम याद रख लीजिए यूरासिल। क्या याद रख लीजिए? यूरासिल। तो नाइट्रोजन बेस आप ध्यान से देखिए बाबू, नाइट्रोजन बेस का 2 टाइप बताए, 2 प्रकार बताए। एक का नाम प्यूरीन, एक का नाम पाइरीमिडीन। ये टाइप है, ये प्रकार है। प्यूरीन में टोटल 2 बेस है, एडेनिन और गुआनिन। पाइरीमिडीन में टोटल 3 बेस है, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। तो टोटल नाइट्रोजन बेस हम लोग के पास कितना हो गया? 1 एडेनिन, 2 गुआनिन, 3 साइटोसिन, 4 थाइमीन, 5 यूरासिल। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल। ये टोटल 5 नाइट्रोजन बेस है जो हम लोग को डीएनए को बनाने के लिए चाहिए। हाँ, अब यहां पे एक पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन बेस तो 5 है, लेकिन डीएनए में कोई इनमें से 4 होता है।
उसी तरीके से नाइट्रोजन बेस तो 5 है, लेकिन आरएनए में भी इनमें से कोई 4 होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि डीएनए में कौन सा ऐसा 5वां नाइट्रोजन बेस है जो नहीं है, या आरएनए में वो कौन सा ऐसा 5वां नाइट्रोजन बेस है जो नहीं है। तो इस पे हम लोग ध्यान देंगे बाबू। अगर ये डीएनए, देखो यहां लिख दे रहे, ठीक है, यहां लिख दे रहे, अगर डीएनए के बारे बात हो रही है तो यहां पर 4 नाइट्रोजन बेस कौन कौन सा होगा, यहां पर होगा एडिनिन प्लस गुआनिन प्लस साइटोसिन प्लस थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। यहां यूरासिल नहीं है, यूरासिल एब्सेंट है। वहीं अगर तुम आरएनए के बारे में बात करोगे तो वहां होगा एडेनिन प्लस गुआनिन प्लस साइटोसिन प्लस यूरासिल। यहां पर थाइमिन एब्सेंट हो जाएगा, ये वाला बेस नहीं रहेगा। तो डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन क्या नहीं है यहां पे यूरासिल नहीं है। वहीं आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल क्या नहीं है सर, यहां पर थाइमिन नहीं है। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, नेक्स्ट वाले लेक्चर में बहुत काम आएगा। तो नाइट्रोजन बेस आपको समझ में आ गया बाबू, वेरी गुड। प्यूरिन एंड पैरिमिडिन जरूर याद रखोगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके आते हैं फॉस्फोरिक एसिड पे। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको इतना याद रखना है कि फॉस्फोरिक एसिड जिसका यूज, जिसका उपयोग हम लोग न्यूक्लियोटाइड को बनाने में करेंगे, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। वैसे तो ये भी बहुत तुमको हम टॉप लेवल का बात बता रहे हैं, लेकिन इसको याद रख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है सर, फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H3PO4। क्या होता है बाबू, H3PO4। इतना याद रख लोगे, बहुत याद रख लोगे बाबू, इतना याद रख लो कि बहुत याद रख लोगे। दूसरा जो फॉस्फोरिक एसिड का पॉइंट है ये समझो, चूंकि फॉस्फोरिक एसिड का जो चार्ज है, चूंकि जो फॉस्फोरिक एसिड का चार्ज है वो नेगेटिव होता है बाबू। फॉस्फोरिक एसिड का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसी के कारण, इसी के वजह से, इसी के प्रेजेंस की वजह से, इसके होने के वजह से, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज का है, इस वजह से हम लोगों के डीएनए का भी चार्ज नेगेटिव होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि डीएनए का चार्ज कैसा होता है तो बोलेगा डीएनए का चार्ज नेगेटिव होता है। किसके कारण होता है, किसके वजह से होता है, तो याद रखना है आपको, फॉस्फोरिक एसिड के यूज के वजह से, फॉस्फोरिक एसिड के उपयोग के कारणवश डीएनए का जो चार्ज है वो नेगेटिव होता है। याद रहेगा बाबू सबको। पेंटोज शुगर यहाँ पे, सॉरी पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस यहाँ पे पढ़ा है। फॉस्फोरिक एसिड में ज्यादा नहीं था, 2 पॉइंट बताए। पहला कि आप इसका फॉर्मूला याद रखिएगा H3PO4, और दूसरा ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है डीएनए को। तो क्या सर डीएनए को नेगेटिव चार्ज देना जरूरी था? हाँ बाबू जरूरी था। आगे जब पढ़ेंगे, आगे जब पहुंचेंगे तो समझ में आएगा कि डीएनए का ये नेगेटिव चार्ज किस काम आ रहा है। तीसरा और आखिरी सामग्री, नाम है इसका पेंटोज शुगर। जगह ज्यादा बचा नहीं है, लिखे क्या, यहां पे लिख दे क्या, समझ लोगे? ट्राई करना यार, जैसे देख लेते हैं, बोर्ड छोटा पड़ेगा तो नेक्स्ट बोर्ड पे आएंगे, लेकिन ट्राई करते हैं। तो हम लोग का तीसरा और आखिरी सामग्री पे हम लोग आ रहे हैं, जिसका नाम है पेंटोज शुगर। क्या नाम है वो, पेंटोज शुगर। तो पहले आप इतना समझिए कि शुगर के मतलब तो चीनी होता है, वो हम आपको बताएंगे कि शुगर क्या है एग्जैक्टली। पेंटोज का मतलब समझिए, पेंटोज शब्द आया है पेंटा से, और पेंटा का मतलब होता है 5। क्या होता है बाबू, 5। 5 तक का गिनती तो कम से कम याद रखिएगा। यूनी 1, बाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5। यूनी, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे आगे हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ऐसे 10 नंबर तक आता है। आगे बढ़ोगे और ज्यादा आएगा, लेकिन कम से कम ये 4-5 तक तो पहुंचो। ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब किसको बोलते हैं पता होना चाहिए। तो पेंटा का मतलब कितना होता है बाबू, पेंटा का मतलब होता है 5। तो सर क्या कहने का मतलब है, पेंटोज शुगर यानी कि 5 तो चीनी, 5 तो शुगर? नहीं 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 बाबू, कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा शुगर, एक ऐसा चीनी जिसमें 5 कार्बन है। क्या है बाबू, 5 कार्बन है। 5 कार्बन रखने वाला शुगर। जब आप पढ़ेंगे अपना फिजिकल साइंस तो वहां पे आपको खाली सर पढ़ाएंगे
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे आपको सर बताएंगे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन का यूज क्या है, किस तरीके से किसी मॉलिक्यूल में, किसी स्ट्रक्चर में, किसी कंपाउंड में कार्बन को यूज किया जाता है, कार्बन का उपयोग किया जाता है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि पेंटोज शुगर का मतलब होता है 5 कार्बन वाला शुगर, ना कि 5 शुगर, 5 शुगर नहीं, 5 कार्बन वाला शुगर। तो हम लोगों के पास में 2 ऐसा शुगर है जिसके पास में 5 कार्बन है। कितना शुगर है बाबू? 2 ऐसा शुगर है जिसके पास में 5 कार्बन है। ध्यान से सुनोगे। एक का नाम है राइबोज शुगर। क्या नाम है बाबू? एक का राइबोज शुगर। और दूसरे का क्या नाम है बाबू? दूसरे का नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो देख लो तुम ध्यान से, नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या? डीएनए का फुल फॉर्म थोड़ा याद करो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म याद करो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि अगर हमको आरएनए बनाना हो तो इनमें से कौन सा शुगर को यूज करेंगे? इनमें से कौन से शुगर को यूज करेंगे? कमेंट सेक्शन में बताइए। आरएनए यूज होगा, आरएनए बनाना है तो इनमें से कौन सा शुगर यूज होगा, और डीएनए बनाना है तो इनमें से कौन सा शुगर यूज होगा? उम्मीद करते हैं आंसर तो क्लियर है ही। अब राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज, ये एक ऐसा शुगर है जिसमें 5 कार्बन होता है। कैसे समझेंगे सर 5 कार्बन होता है? तो कम से कम इसका भी आपको इसके तरह केमिकल फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यहां पे देखिए राइबोज का केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, C5H10O5। क्या है बाबू? C5, C4 कार्बन, H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन। तो कार्बन कितना है? 5, इस वजह से पेंटोज शुगर। हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 5। क्या फॉर्मूला बना? C5H10O5। वही डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला देखेंगे, C5H10O4। क्या फॉर्मूला बाबू बना? C5 यानी कार्बन 5, कार्बन 5 होने की वजह से भी पेंटोज शुगर हो गया, H10 और O4। ध्यान देंगे राइबोज में एक ऑक्सीजन ज्यादा है और डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम है, तो वहां O5 है, यहां O4 है। तो ये 3 सामग्री हम लोग को चाहिए था एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए। अगर तुम एक न्यूक्लियोटाइड को बना लिए तो फिर उसको हम लोग आपस में जोड़ेंगे, आपस में चेन में जोड़ेंगे और फिर उससे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। और जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी डीएनए जिसको हम लोग को पढ़ना है उसका जब हम लोग फॉर्मेशन कर लेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि आखिर डीएनए क्रोमोसोम कैसे बनता है। तो इस बोर्ड को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम कॉन्सेप्ट पे, जहां पे हम लोग बात करेंगे क्रोमाटिन क्या होता है, और हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। जब ये सारा पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं माइटोसिस और मियोसिस में। ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, चैप्टर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। नोट्स को अच्छे से रेडी कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए। आज के लिए इतना ही बच्चे लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो बस आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।